एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें कि हमने 4-5 पार्ट ऑलरेडी कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी प्रॉपर 12th क्लास की। तो जिसमें हम बेसिकली पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे और हमने विंड पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हमें यहाँ से शुरू करना है, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो देखो, ज़्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, वो बहुत अलग अलग तरीके के एनिमल्स को यूज़ करते हैं एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट के तौर पे। अब जैसे आपकी बीज, बटरफ्लाइज हो गई, बीटल, वास्प, आंट्स, ये सब क्या करती हैं? ये सब आपके कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। और इनमें से भी अगर आप एनिमल्स में देखेंगे ना, तो एनिमल्स में भी बेसिकली आपकी जो ये बीज होती है ना, पर्टिकुलरली ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट होती है। मतलब इसका बहुत दबदबा है, इंसेक्ट्स में बहुत ज़्यादा पॉलिनेशन करती है ये बीज, ठीक है। इवन लार्जर एनिमल्स, जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं ना, जैसे लेम्यूर्स हो गए, आपके जो पेड़ों पे रहने वाले रोडेंट्स हो गए, आपके रेप्टाइल हो गए, ये सब भी क्या करते हैं? पॉलिनेटर्स की तरह काम करते हैं कुछ स्पीशीज़ में, ठीक है। अब जैसे देखो, लगभग जो फ्लावर्स होते हैं ना, मोस्टली क्या होता है कि वो फ्लावर जिनको एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं, मतलब जिनका जो पॉलिनेशन है उसका एजेंट एनिमल बनेगा, वो बेसिकली क्या करते हैं? वो स्पेसिफिकली अडेप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज़ ऑफ एनिमल, ठीक है। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लिए वो अडेप्ट रहते हैं, उसी तरीके के रहते हैं वो, ठीक है। ज़्यादातर मेजॉरिटी में क्या होता है, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो आपको अगर पता हो तो बड़े बड़े होते हैं, ताकि दूर से ही इंसेक्ट्स को वो दिख जाएं। कलरफुल होते हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा उनमें से खुशबू आती है, और उनमें नेक्टर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जब फ्लावर्स छोटे होंगे तो लार्ज नंबर आर क्लस्टर्ड, वो गुच्छा बना के पूरा वो इन्फ्लोरेसेंस बनाएंगे टू मेक देम कंस्पीशियस, मतलब जो रहस्यमयी है एकदम, ठीक है। और एनिमल्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर की तरफ उनके कलर से या उनकी खुशबू से, ठीक है। अब जो फ्लावर जिनको बीज पॉलिनेट करती है एंड बीटल, उनमें से ना एक अजीब सी महक आती है, ठीक है, ताकि वो एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनमें से एक अजीब सी महक आती है टू सस्टेन एनिमल विजिट, मतलब एनिमल्स बार बार उनके वहाँ आते रहें। फ्लावर उनको एक रिवॉर्ड के रूप में भी देते हैं, जिनको हम नेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्टर और पॉलन जो हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? फ्लोरल रिवॉर्ड्स होते हैं, जो मतलब पेड़ पौधे, मतलब जो फ्लावर है जो प्लांट्स को दे रहे हैं। फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड फ्रॉम द फ्लावर, जो एनिमल हैं वो उनके कांटेक्ट में आते हैं एंथर और स्टिग्मा के, और उनकी पूरी बॉडी पे एक कोटिंग बन जाती है पॉलन ग्रेन की, जो जनरली उनसे चिपक जाते हैं, स्टिकी होते हैं। तो जब एनिमल उनको लेके जा रहा है पॉलन ऑन इट्स बॉडी, जब वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ पे फिर पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है, ये जो फ्लोरल रिवॉर्ड्स होते हैं आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू ले एग। जैसे कि हमारे पास एक ना टॉलेस्ट फ्लावर है अमोर्फोफेलस, ठीक है। ये 6 फीट है हाइट में, ठीक है। आप कभी इसको गूगल पे चेक करना, बहुत बड़ा फ्लावर होता है ये। एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये नेटिव होता है साउथ अमेरिका का मे बी, ठीक है। अब एक सिमिलर रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा, आपने मोथ के बारे में सुना होगा, और एक प्लांट है यूका। यहाँ पे ये मोथ और यूका करते क्या हैं? ये प्लांट और ये एनिमल मिलके एक दूसरे की लाइफ को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, या फिर इनकी लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं होती। मोथ जो होता है ना, वो क्या करता है? अपने अंडे जो है वो ओवरी के लोक्यूल में, मतलब जो कैविटी ओवरी के अंदर होती है, उसमें वो अपने अंडे डिपॉजिट कर देता है, ठीक है। और जो फ्लावर है इन टर्न वो उस मोथ के द्वारा पॉलिनेट किया जाता है, मतलब मोथ को अपने अंडे रखने की जगह मिल गई, और उसके परिणाम स्वरूप या उसी के उसमें रिटर्न में जो फ्लावर है वो पॉलिनेट हो गया। तो दोनों का काम हो गया। अब जो लार्वा होता है मोथ का, वो उस अंडे से बाहर आएगा जैसे जैसे सीड जो है वो डेवलप होना शुरू होगी, ठीक है।
तो ये वाला पार्ट ज़्यादा वो नहीं है, तो ये सब आपको ऑब्ज़र्व वगैरह करना है तो आप ये कीजिएगा। अब हम आते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है, अब हम ये जानने वाले हैं। देखो, ज़्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, वो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। मतलब ऐसे फ्लावर जैसे कि ये है, ठीक है, कोई फ्लावर है, वैसे लग तो नहीं रहा बट ठीक है, आप समझ लीजिए। इसमें आपको बीच में यहाँ पे आपको प्रॉपर, इसमें आपको मेल फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पार्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। अब अगर ज़्यादातर फ्लावर्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो ऐसे ही फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं जो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, ठीक है। तो जो पॉलन ग्रेन होता है वो अपने ही स्टिग्मा के कांटेक्ट में, मतलब जैसे एक फ्लावर में आपके पास स्टिग्मा भी है, एंथर भी है, तो उसी एंथर में से निकला और उसी के स्टिग्मा पे गिर गया, ठीक है। तो ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होगी तो उसमें क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होते होते क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है उनमें, ठीक है। अब जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उन्होंने ना बहुत सारे डिवाइसेस अपना रखे हैं, वो इस चीज़ को डिस्करेज करना चाहते हैं, ठीक है। वो नहीं चाहते कि ज़्यादा सेल्फ पॉलिनेशन हो, तो वो इस चीज़ को डिस्करेज करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करें, कि वैरायटी नई नई बने, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन हो, ऐसा चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनमें बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होती रहे और आगे चल के फिर फर्टिलिटी प्रॉपर उनकी ख़त्म हो जाए, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाए उनमें, तो वो नहीं चाहते, ठीक है। तो कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है, जो पॉलन रिलीज़ और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी है वो एक साथ नहीं होती। अब इसका क्या मतलब है, अब आप एक चीज़ बताइए कि ये आपका एक मान लेते हैं, वैसे तो अच्छा नहीं बना है लेकिन ठीक है, और यहाँ पे आप समझ लीजिए ये एंथर है, बाइलोब्ड एंथर है, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, इस एंथर में पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, जब ये फटेगा फिर वो उड़ के इसके ऊपर गिरेगा, है ना। लेकिन उस टाइम तक अगर ये स्टिग्मा मैच्योर नहीं होगा या रिसेप्टिव नहीं होगा कि वो उसको एक्सेप्ट करे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर दोनों साथ में हों, ये जो एंथर है ये मैच्योर और ये जो स्टिग्मा है ये दोनों साथ में मैच्योर होंगे, तब जाके तो आगे इनका कुछ हो पाएगा ना। तो अगर ये, इसीलिए प्लांट्स क्या करते हैं कि जब पॉलन रिलीज़ होता है तो स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं होता, वो उसको एक्सेप्ट कर नहीं पाता, वो अभी मैच्योर नहीं हो पाता, ठीक है। या फिर पॉलन तब रिलीज़ ना हो जब स्टिग्मा मैच्योर है, तो ये दोनों चीज़ें साथ में नहीं चलती। कुछ स्पीशीज़ में ऐसा होता है, ये उनका अपना डिवाइस है ये सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए, ठीक है। अब या तो पॉलन जो है वो रिलीज़ कर देते हैं पहले ही, स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मतलब उसको एक्सेप्ट करने की जब तक काबिल ही नहीं हुई उससे पहले ही पॉलन रिलीज़ कर दिया, या फिर जो स्टिग्मा है वो बहुत पहले ही रिसेप्टिव हो चुकी थी पॉलन के रिलीज़ से भी पहले। तो कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है कि जो एंथर और स्टिग्मा जो है वो अलग अलग पोजीशन पे होते हैं, ताकि जो पॉलन है वो कांटेक्ट में ना आ सके सेम फ्लावर के, ठीक है। और ये दोनों ही डिवाइस क्या प्रिवेंट करते हैं, ऑटोगैमी हमने पॉलिनेशन में पढ़ा था, क्या होता है, सेम फ्लावर में ही होता है, जिसमें कि उसी का स्टिग्मा है, उसी के एंथर से पॉलन गिर के उसके ऊपर होता है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तीसरा डिवाइस हमारे पास होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि एक तो क्वेश्चंस आपसे क्या क्या, इसमें से सबसे पहले कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, जो प्लांट खुद ऐसे मैकेनिज्म को अपनाते हैं कि वो सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकें या डिस्करेज कर सकें, तो वो आपके आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में आते हैं। उसमें फिर आपसे पूछा जाता है कि क्या क्या चीज़ें उसमें अपनाते हैं प्लांट। तो एक तो कुछ स्पीशीज़ में दोनों जो है साथ में रिसेप्टिव नहीं होते, पॉलन का रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी साथ में नहीं होती, ठीक है। कुछ में क्या होता है, कुछ में दोनों अलग अलग पोजीशन पे होते हैं। तीसरा डिवाइस होता है कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, जेनेटिक मैकेनिज्म है, जिनको जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, कि ऐसा मैकेनिज्म है
जो सेल्फ पॉलन मतलब सेम फ्लावर या फिर सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर से अगर पॉलन आएगा तो उसको रोकता है फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओवम बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन। मतलब ये क्या करता है ना, पिस्टिल के ऊपर पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है, मतलब जब स्टिग्मा पे वो गिरेगा तो वो होने ही नहीं देते। ये इनका जेनेटिक मैकेनिज्म ही है कि अगर सेम प्लांट से या सेम फ्लावर से आया तो हम होने ही नहीं देंगे। ठीक है, वो क्या कहलाता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, हमारे पास एक और डिवाइस है जो है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ऐसे फ्लावर बनाए जाएं जिनमें या तो सिर्फ मेल वाला हो या फिर फीमेल। ठीक है, अगर बोथ मेल और फीमेल सेम प्लांट में प्रेजेंट होंगे, जैसे आपको कैस्टर होता है, मेज होता है, इनको हम मोनोइशियस भी बोलते हैं, तो ये क्या करेगा, इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी। ठीक है, बट नॉट जिटनोगैमी। मतलब सेम प्लांट पे है, इसमें बोला है कि चलो मान लिया फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है लेकिन मेल और फीमेल एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है, तो उसमें क्या होगा, आपकी ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो जाएगी, लेकिन जिटनो कैसे होगी। जिटनो क्या होता है, जिसमें कि क्रॉस पॉलिनेशन तो होता है लेकिन उसमें क्या होता है, सेम ही प्लांट में होता है लेकिन फ्लावर अलग होता है, लेकिन वो जेनेटिकली तो सेम ही हुआ। ठीक है, तो कुछ स्पीशीज़ में जैसे कि आपका पपाया है, मेल फीमेल जो है वो अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हर प्लांट इधर या तो मेल होगा पूरा या तो फीमेल, तो ये कंडीशन दोनों ही चीज़ को प्रिवेंट करती है, ऑटोगैमी और जिटनोगैमी को।